हाँ जी, let's start with the next topic, new chapter, a fresh chapter, that is biomolecules. Generally biomolecules होते क्या हैं बेटा? Biomolecules are basically the high molecular mass substances which are present in our body, like for example carbohydrates, fats, lipids, proteins, vitamins, nucleic acids. All these we call it to be the biomolecules. जो भी हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस होते हैं एंड दैट आर बीइंग प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, वी कॉल ऑल दैट टू बी द बायोमोलिक्यूल्स. हम लोगों को जो पढ़ना है बेटा इस चैप्टर में, वी नीड टू स्टडी 4 बायोमोलिक्यूल्स इन दिस चैप्टर. स्टार्टिंग विद सबसे पहले दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड दैट इज प्रोटीन्स, थर्ड कम्स इज द न्यूक्लिक एसिड्स एंड फोर्थ दैट कम्स अप इज द vitamins. 4 टॉपिक्स हैं एंड शायद वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर, और कम मार्क्स का नहीं आता. हम सोचे कि छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है तो कम मार्क्स का आता है, नहीं. इट्स ऑल्सो समवेयर अराउंड टू बी 6-7 मार्क्स के अराउंड का आता है. दैट मेक्स अ 10% ऑफ द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर. चैप्टर बहुत छोटा है, चीज़ें बहुत कम हैं, सिलेक्टिव चीज़ें. 3 to 4 classes, at max 4 class, 3 classes में it winds up and that gives you 7 marks. और यहाँ marks कटने के chances बहुत minimal होते हैं, बहुत minimal. Meaningly मतलब 7 on 7 अगर आता है कुछ भी तो we can get 7 on 7 in this chapter. It's that type of chapter. Easy है but for the thing that कि जब हम जिस दिन हो रहा है उस दिन अगर आप जाके पढ़ रहे हो तभी easy है, नहीं तो easy नहीं है. नहीं तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप फिर बोलोगे थ्योरी है सर कैसे करें. न्यूमेरिकल हम कर नहीं पाते, केमिकल रिएक्शंस हमसे होती नहीं है, थ्योरी करते नहीं है, सब चीज़ वैसी हो जाती है. थ्योरेटिकल चैप्टर है. इफ वी वांट टू डू दैट, डू गो बैक एंड डू द थिंग्स ऑन द सेम डे, देन ओनली यू वुड बी एबल टू कंप्लीट द थिंग्स. सो सबसे पहला टॉपिक जो चैप्टर का है बेटा, that is carbohydrates. The thing comes is, what do we mean by carbohydrate? The first thing, carbohydrate initially जब बेटा first time carbohydrate की classification in terms of chemistry हम लोगों ने करना start की, तो हमने क्या बोला that carbohydrates are basically those compounds which are optically active, first thing, which are polyhydroxy, मतलब उसमें बहुत सारे OH groups होने चाहिए. And third, that it should be containing either an aldehydic group or a ketonic group. अगर ये 3 करेक्टरिस्टिक होती है, एक सबसे पहली ऑप्टिकली एक्टिव हो, एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट हो, पॉलीहाइड्रोक्सी हो, बहुत सारे OH ग्रुप्स हो, देन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड आई कैन कॉल इट टू बी द कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और such compounds which produces these units upon hydrolysis. या तो वो खुद ऐसे ना हो, ब्रेक डाउन होने के बाद ऐसी यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे रहे हो, या वो खुद ही ऐसे हैं. ऑन आइदर वे वी वुड कॉल देम टू बी द कार्बोहाइड्रेट्स. खुद ऐसे हो या हाइड्रोलाइज होने के बाद ऐसी यूनिट प्रोड्यूस करके दे, आई वुड बी कॉलिंग देम टू बी कार्बोहाइड्रेट्स. द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल इज ग्लूकोज. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज को अगर मैं बनाता हूं तो ग्लूकोज इज समवॉट लाइक दिस बेटा. दिस इज C6H12O6. इट्स रिटन लाइक दिस. एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये रहा बेटा. मल्टीपल OH ग्रुप्स, 5 OH ग्रुप्स है, and it's basically optically active in nature because it rotates the plane of polarized light towards right. So it is optically active, it is polyhydroxy, it is containing an aldehyde, so we call it to be the carbohydrate. ठीक है. So write down carbohydrate की definition. सबसे पहले carbohydrates are optically active. Carbohydrates are optically active polyhydroxy
are optically active polyhydroxy aldehydes or ketones, aldehydes or ketones, optically active polyhydroxy aldehydes or ketones, or such compounds, or such compounds which produces, or such compounds which produces these units, which produces these units upon hydrolysis, or such compounds which produces these units upon hydrolysis are known as carbohydrates. ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, maltose, lactose, all these are carbohydrates. Glucose, fructose, maltose, lactose, sucrose, all we call it to be carbohydrates. ठीक है बेटा. अब जब ये वाली डेफिनेशन आई, इससे पहले भी बेटा एक आपके पास इनिशियल डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट्स की. क्या? जब तक कोई जानता नहीं था कार्बोहाइड्रेट्स को, तो कहा गया कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली those compounds which pertain to the general formula CxH2O whole Y. Carbohydrates वो compound होंगे which would be pertaining to this particular general formula CxH2O whole Y. तो बोला गया जो भी इस फॉर्मूले को pertain करेगा, जो भी ये वाला फॉर्मूला शो करेगा, उन सब कंपाउंड्स को हम क्या नाम दे सकते हैं? We would call them to be carbohydrates. और जो इसको pertain नहीं करेगा, I would not call them to be carbohydrates. And the carbohydrates which pertain to this general formula, I would also call them to be hydrates of carbon. इनको हम और भी क्या नाम देंगे? We would also call them to be hydrates of carbon, the ones which are carbohydrates and which are pertaining to this particular general formula. But बच्चा ये definition does not hold ground for long, because there were some compounds which were not carbohydrates but they were pertaining to this general formula. जो carbohydrates थे तो नहीं, but वो ये वाला formula pertain कर रहे थे, show कर रहे थे. और कुछ ऐसे भी molecules थे जो carbohydrates थे but they were not pertaining to this particular general formula. So in either of the cases this definition does not hold ground. For example, CH3COOH, that is acetic acid. इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं, जनरल फॉर्मूले को परटेन कर रहा है, बट क्या ये कार्बोहाइड्रेट होता है? इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट. फॉर एग्जाम्पल HCHO, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो आई कैन राइट इट टू बी, जनरल फॉर्मूले को परटेन कर रहा है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट कार्बोहाइड्रेट. तो देयर वर सम कंपाउंड्स विच आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स बट दे वर परटेनिंग टू द जनरल फॉर्मूला, and there were some compounds which were carbohydrates but they were not pertaining to the general formula. For example, rhamnose, which is having the formula C6H12O5. आप लिख के देखो, ये इसको परटेन कर ही नहीं पाएगा, इसको इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते आप. Though it is a carbohydrate but it is not pertaining to the general formula CxH2O whole Y को वो pertain नहीं कर रहा. So I cannot call this particular compound to be not called as hydrate of carbon. Though it is carbohydrate बट हम इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि बेटा हाइड्रेट ऑफ कार्बन वही कंपाउंड्स हैं जो इस जनरल फॉर्मूले को कार्बोहाइड्रेट्स परटेन करेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट तो है बट ये जनरल फॉर्मूले को परटेन नहीं कर रहा. सो आई वुड नॉट कॉल दिस टू बी द हाइड्रेट ऑफ कार्बन. सो दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज नॉट टर्म्ड एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन. दैट इज rhamnose, C6H12O5, rhamnose, which is not considered to be hydrate of carbon. Are we clear?
इसके बाद बात आती है बेटा क्लासिफिकेशन की, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग दैट की कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है या वो और सिंपलर यूनिट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 क्लासेस. 3 कैटेगरीज में हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. किस बेसिस पे? क्या वो सिंपलेस्ट है, अगर नहीं तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कितनी यूनिट्स वो प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, उन बेसिस पे हम 3 क्लासेस में उसको कैटेगराइज करते हैं. एक होते हैं बच्चा मोनोसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड्स कौन होते हैं बेटा? मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन नॉट प्रोड्यूस स्टिल सिंपलर यूनिट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस. ब्रेकडाउन होने के बाद और छोटी यूनिट्स प्रोड्यूस करके नहीं दे सकता, दैट इज मोनोसेक्राइड्स. सेकंड कम्स आर द ओलिगोसेक्राइड्स. बेटा these are the carbohydrates which produces 2 to 10 units of monosaccharides upon hydrolysis. 2 प्रोड्यूस करे, 3 करे, 4 करे, 5 करे, till 10. कितनी भी प्रोड्यूस करे, आई वुड कॉल इट टू बी द ओलिगोसेक्राइड्स. उनको हम नाम देंगे ओलिगोसेक्राइड्स का. और थर्ड होते हैं बच्चा दैट वी कॉल इट टू बी पॉलीसेक्राइड्स. दैट इज द वंस which produces more than 10 units upon hydrolysis. More than 10 units of monosaccharides upon hydrolysis, I call them to be polysaccharides. Got it? जो simplest होते हैं मोनो, जो 2 to 10 units देंगे वो ओलिगो, जो more than 10 देंगे that would be poly. Clear? Write down. मोनो में लिखो. These are simplest carbohydrates which do not produce still simpler units upon hydrolysis. These are simplest carbohydrates which do not produce still simpler units upon hydrolysis. Still simpler units upon hydrolysis. For example, glucose, fructose, etc. For example, glucose, fructose, etc. सेकेंड लिखो बेटा ओलिगोसेक्राइड्स. ओलिगो में लिखो carbohydrates which produces 2 to 10 units of carbohydrates which produces 2 to 10 units of monosaccharides which produces 2 to 10 units of monosaccharides upon hydrolysis, which produces 2 to 10 units of monosaccharides upon hydrolysis are known as oligosaccharides. Upon hydrolysis are known as oligosaccharides. For example, sucrose, maltose, lactose, etc. हाँ बेटा, sucrose, maltose, lactose, etc. नेक्स्ट लिखो पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड्स those carbohydrates which produces more than 10 units of monosaccharides
those carbohydrates which produces more than 10 units of monosaccharides upon hydrolysis, more than 10 units of monosaccharides upon hydrolysis are known as polysaccharides, are known as polysaccharides. For example, starch, cellulose, glycogen, etc. All these we call it to be polysaccharides. ठीक है, क्लियर इतनी बात? सो एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस दैट हाउ मेनी unit it produces upon hydrolysis, or is it a simplest carbohydrate or not. So mono, oligo and poly, these are the three of them. Now comes another classification beta. अब carbohydrates जो होते हैं बेटा, that can be sweet in taste, that may not be sweet in taste. They may be sweet, they may not be sweet in taste. So depending upon that also we can categorize them. So carbohydrates can be sweet in taste or they may not be sweet in taste. So beta, if they would be sweet in taste, they would be given the name of sugars, and if they would not be sweet in taste, they would be given the name of non-sugars. They may be called as sugars, they may be called as non-sugars, sugars or non-sugars. अब बेटा sugars भी दो टाइप की होती हैं. Sugars can also be of two different types, which we call it to be reducing sugars and non-reducing sugars. बेटा रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं जो टॉलेंस रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकें. हम लोगों ने पढ़ा था टॉलेंस और फिलिंग सॉल्यूशन. तो जो भी शुगर टॉलेंस रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकती हैं उनको हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स का, और जो उसको रिड्यूस नहीं कर सकती उनको हम नाम देते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का. तो दोज विच कैन रिड्यूस tolerance reagent or Fehling solution. अब इन शुगर्स की कुछ करेक्टरिस्टिक भी होती है बेटा. मतलब ये तो हमने बोल दिया किनको रिड्यूसिंग बोलेंगे, जो रिड्यूस कर सकते हैं टॉलेंस और फेलिंग्स को. अब हम बिना रिएक्शन करे कैसे बता सकते हैं कि वो रिड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? जस्ट बाय लुकिंग एट अ पर्टिकुलर शुगर वी कैन ऑल्सो डिटरमिन फ्रॉम दैट. तो बोलते हैं जिस शुगर में भी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्रीली प्रेजेंट होएगा, दैट वुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. एलोन प्रेजेंट है, फ्रीली प्रेजेंट है, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम नाम देते हैं क्या? रिड्यूसिंग शुगर्स का. So these sugars are having the aldehydic or ketonic group freely present. मतलब aldehyde or ketone is not involved in the bond formation. So for these sugars I can say that aldehydic or ketonic group is freely present. आपसे बोल सकते हैं व्हाट इज अ कैरेक्टराइजिंग फीचर डिस्टिंग्विशिंग द रिड्यूसिंग शुगर. तो कैरेक्टराइजिंग फीचर क्या है बेटा? दैट इट इज वुड बी हैविंग द फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, और नॉन रिड्यूसिंग में इट वुड नॉट बी हैविंग द फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप. मतलब उसमें एल्डिहाइड कीटोन तो होगा बट वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रखा होगा, वो फ्रीली प्रेजेंट नहीं होगा. सो दोज which do not reduce
टॉलेंस रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन एंड इसका करेक्टराइजिंग फीचर क्या होगा बेटा दैट एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप is involved in bond formation. मतलब it would not be freely present. Hope everyone is clear with this. बोलो बेटा इतनी बात सबको क्लियर है, कोई डाउट्स किसी को भी? मैंने बोला बेटा जिसमें भी CHO ग्रुप या C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप अगर फ्रीली प्रेजेंट है बट इट इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जैसे ये ग्लूकोज था, इसमें ये ग्रुप फ्रीली प्रेजेंट है बेटा, इट इज नॉट बीइंग इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन दिस पर्टिकुलर ग्रुप, सो आई कॉल देम टू बी द रिड्यूसिंग वंस। और जहां पे ये वाला ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, किसी के साथ ज्वाइन हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, देन आई वुड बी कॉलिंग देम टू बी द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। वो भी हम देखेंगे जब एग्जांपल आएगा आगे। से सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, व्हाई वी वुड बी लुकिंग इनटू इट आल्सो। इतनी बात समझ गए? चलें आगे, पक्का? सो जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल टाइप की शुगर होता क्या है, आर वी क्लियर विद दिस? अगर क्लियर है तब मैं आगे चल पाऊंगा, बोलो पक्का? ठीक है, गिव द हेडिंग मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स एंड इन मोनोसेक्राइड्स आल्सो गिव द हेडिंग ग्लूकोज। तो पहले मैं मोनोसेक्राइड्स की बात करूं तो क्या होते हैं? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको आप फर्दर और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। दे आर द सिंपलेस्ट वन, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू स्टिल सिंपलर यूनिट्स, उनको आप बोलते हो क्या? दैट इज मोनोसेक्राइड्स। जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले किसकी? ग्लूकोज की, विद द फॉर्मूला C6H12O6, also given the name of ग्रेप शुगर। इसको आप एक और नाम देते हो बेटा, दैट इज ग्रेप शुगर। व्हाई वी कॉल दिस टू बी ग्रेप शुगर? बिकॉज जो राइप ग्रेप्स होते हैं, दैट राइप ग्रेप्स कंटेन 15 to 20% ऑफ ग्लूकोज इन देम, बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल इट टू बी द ग्रेप शुगर ऑल्सो। नाउ कमिंग ओवर टू इट, सबसे पहली बात दैट इट इज एन एल्डोहेक्सोस। सर ये होता क्या है एल्डोहेक्सोस? एल्डोहेक्सोस मीनिंगली एल्डिहाइड एंड हेक्सोस मीनिंगली 6 कार्बन एटम। तो बेटा ग्लूकोज में क्या होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड ग्लूकोज में देयर आर 6 कार्बन एटम्स टू इट। ग्लूकोज में देयर इज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप and there are 6 carbon atoms to it, that's why the name given to it is aldohexose. Aldo for aldehyde, hexose for 6 carbon atoms, we call it to be hexose. Am I clear? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट थिंग इन द प्रिपरेशन कम्स अप इज, दो टाइप की प्रिपरेशन है हम लोगों के पास, जिसमें सबसे पहली प्रिपरेशन आती है बेटा दैट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर क्या होता है? दैट इज शुगर केन ओनली, जिसे आप गन्ना बोलते हो, दैट इज नथिंग, दैट इज द केन शुगर। और जो नॉर्मल शुगर यू हैव इट इन डेली रूटीन लाइफ, दिस इज द ओनली शुगर,
cane sugar ही you have it in daily routine life. जो white sugar आप खाते हो, that white sugar is nothing, it is the cane sugar, गन्ना, sugar cane भी बोलते हैं हम, ठीक है. केन शुगर से हम प्रिपेयर करेंगे ग्लूकोज को, ठीक है. सो केन शुगर का फॉर्मूला इज दिस, C12H22O11. वी आर ट्राइंग टू हाइड्रोलाइज इट. हाइड्रोलिसिस किससे होती है बेटा? वाटर से, एंड इन प्रेजेंस ऑफ अ एसिडिक मीडियम. इट्स हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन acidic medium with water. Hydrolysis means the water only. Now it produces two units, that is of C6H12O6. One of them I call that to be, and the other one I call that to be. आप लोगों का क्वेश्चन आता है सर दोनों की दोनों तो सेम ही है ना रिद्धि? दोनों तो C6H12O6 ही है, तो फिर आप एक को ग्लूकोज और एक को फ्रक्टोज क्यों कह रहे हो, और किस बेसिस पे? क्या ऐसा है फर्स्ट वाली ग्लूकोज होगी हर समय और सेकंड वाली फ्रक्टोज? नहीं बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, नो डाउट, दे आर आइसोमर्स ऑफ वन अनदर, बट द थिंग इज दैट आउट ऑफ द टू, वन ऑफ देम इज हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप टू इट, अदर वन इज हैविंग अ कीटोनिक ग्रुप टू इट. One of them is a dextrorotatory compound, मतलब it would rotate the plane of polarized light towards right, and the other one is a levorotatory compound, it would rotate the plane of polarized light towards left. That is the only difference between the two. आप इसको ग्लूकोज ना बोल के इसको फ्रक्टोज बोलो, इसको ग्लूकोज बोलो, आपकी मर्जी है, बट दो यूनिट्स मिलेंगी, एक ग्लूकोज की एक फ्रक्टोज की, वो इररिस्पेक्टिव है कि पहली ग्लूकोज होगी दूसरी फ्रक्टोज होगी या पहली फ्रक्टोज होगी दूसरी ग्लूकोज होगी, वो आपकी मर्जी है, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि किसको क्या बोलना है आपको. आर वी क्लियर? ठीक है. सो किसी को भी ग्लूकोज बोलो, किसी को भी फ्रक्टोज. ग्लूकोज हैज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्लूकोज इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड. फ्रक्टोज हैव अ कीटोनिक ग्रुप टू इट, फ्रक्टोज इज अ लीवोरोटेटरी कंपाउंड. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ठीक है. दोनों को ग्लूकोज नहीं बोल सकते बिकॉज सुक्रोज बनता है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज की यूनिट से. दोनों ग्लूकोज नहीं हो सकती, दोनों फ्रक्टोज नहीं हो सकती. दिस इज सुक्रोज. सेकेंड बेटा, सेकेंड इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च. स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके भी बेटा हम लोगों को क्या मिल जाएगा? वी वुड बी गेटिंग अ ग्लूकोज. स्टार्च इज बेसिकली अ बायोमोलिक्यूल विच इज अ पॉलीमर. हमने क्या बोला इसको? पॉलीसेक्राइड का नाम दिया बेटा. स्टार्च कैन बी हैविंग विद 100, 200, 300, 400, 500 एनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज बिकॉज इट्स अ हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस. इट्स अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का पॉलीमर है. सो दिस इज स्टार्च C6H10O5 whole N, and we hydrolyze it by using N molecules of water in acidic medium to give N units of C6H12O6, which I call it to be glucose. Are we clear? ठीक है. नोटेड. जल्दी से. सो हमें नहीं पता बेटा उसमें कितनी यूनिट्स होंगी. दैट्स व्हाई इट्स अ वेरिएबल टर्म. वी हैव टेकन इट टू बी n. n कैन बी एनी नंबर ऑफ यूनिट्स बट मोर देन 10 बिकॉज लेस देन 10 होएगा तो ओलिगोसेक्राइड हो जाएगा, बट स्टार्च इज अ पॉलीसेक्राइड. सो इट वुड बी हैविंग विद मोर देन 10 units of glucose attached to it. ठीक है. हाँ जी. ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है, फ्रक्टोज लीवो होता है. ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है. समझ में आया कुछ? पक्का? क्या आया समझ में?
चले आगे, पक्का? नाउ कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज. सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ glucose. Beta, there are some reactions of glucose that we need to do in the chemical properties. So everyone will see to it. क्या होती हैं ग्लूकोज की रिएक्शंस? स्टार्टिंग ऑफ विद फर्स्ट वन. सबसे पहली ग्लूकोज की रिएक्शन होती है बेटा रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड. ग्लूकोज की रिएक्शन करने जा रहे हैं हम किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ. होपफुली एसिटिक एनहाइड्राइड हम लोगों को पता है, हमने पढ़ रखा है. तो मुझे फॉर्मूला बताएगा? CH3 C double bond O, O C double bond O, CH3, we call it to be acetic anhydride. So here are beta glucose, CHO, CHOH whole 4 and CH2OH. This is glucose bacha. We are reacting it with acetic anhydride, which is this. This thing. So क्या हो जाएगा बेटा? यहां से O, यहां से H रिमूव्स, ये वाला H यहां से पूरा ग्रुप रिमूव होता है और ये सारे के सारे अल्कोहल के साथ होता है. एक के साथ नहीं बेटा, 5 है अल्कोहलिक ग्रुप्स, पांचों के साथ ही काम होएगा, ऑल 5. सो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CHO, CHO, C double bond O, CH3 whole 4, CH2O, C double bond O, CH3. This is addition product of acetic anhydride. This thing we call it to be addition product of acetic anhydride. ठीक है? Next, second reaction. Second is reaction with HCN. Reaction with HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन हो रही है HCN के साथ. क्या होता है बेटा रिएक्शन में? ध्यान से देखोगे. दिस इज द रिएक्शन CH डबल बॉन्ड O, CHOH whole 4 and CH2OH. ये है. स्टार्टिंग विद इट किसके साथ रिएक्ट करना है बेटा? हम लोगों ने HCN की रिएक्शन वहां पे भी पढ़ी है एल्डिहाइड कीटोन्स में, इफ यू रिमेंबर. ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं कैसे? H comes over here, CN here, bond break. Compound formed is CHOH, CN, CHOH whole 4 and CH2OH, जिसको हम नाम देते हैं बच्चे साइनोहाइड्रिन. जिसको हम नाम देते हैं व्हाट? साइनोहाइड्रिन. कभी भी कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन अगर HCN के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज साइनोहाइड्रिन एवरी टाइम. इट्स नॉट ओवर हियर. कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन HCN के साथ रिएक्ट करे, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज साइनोहाइड्रिन. आगे चलते हैं. थर्ड रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद NH2OH. NH2OH क्या होता है, कोई बताएगा? क्या नाम होता है इसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ऑल्सो वी कॉल इट टू बी हाइड्रोक्सिल एमाइन. हाइड्रोक्सिल एमाइन दोनों नाम होते हैं. हाइड्रोक्सिल एमाइन. ठीक है.
रिएक्ट करते हैं। ये भी किसके साथ रिएक्ट करेगा? एल्डिहाइड के साथ, बिकॉज ये कौन सी रिएक्शन है? अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स वाली। कैसे बेटा, ध्यान दोगे? कैन आई शो दिस एज H2NOH? ऐसे शो कर सकते हो बेटा? H2O लूज कर दो यहां से, दिस H2O लूज, क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड NOH with CHOH whole 4 and CH2OH, which I call it to be oxime. If we remember, कभी भी कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करता था तो वी ऑलवेज गेट अ प्रोडक्ट नोन एज ऑक्साइम. एवरी टाइम वी गेट अ प्रोडक्ट नोन एज ऑक्साइम. ठीक है, क्लियर? चले आगे. फोर्थ वन, दैट इज रिएक्शन विद Br2. ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है बेटा Br2 के साथ. Br2 इज बेसिकली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिससे आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये है रिएक्टेंट CHO, CHOH whole 4 and CH2OH. We go for the reaction with Br2. ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हो आप. क्या बनता है बेटा ब्रोमीन वाटर में? We get a acid at the first position. Aldehyde oxidizes to give us an acid. This thing. Which we call it to be ग्लूकोनिक एसिड. इसको हम नाम देते हैं ग्लूकोनिक एसिड का. COOH on the top, then CHOH whole 4, CH2OH, that we call it to be gluconic acid. Because Br2 is a mild oxidizing agent बेटा, तो वो खाली एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, किसी भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ इट्स माइल्ड नेचर. इसके बाद हम स्ट्रॉन्ग पढ़ेंगे तो वो औरों को भी ऑक्सीडाइज करेगा. सिंस इट इज माइल्ड सो इट ओनली ऑक्सीडाइजेस एन एल्डिहाइड. ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट. ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं. फोर्थ रिएक्शन वाज दिस. नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ रिएक्शन इज reaction with HNO3. HNO3 is again an oxidizing agent beta, but it's a strong oxidizing agent which oxidizes the aldehyde as well as the primary alcoholic group. अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो 5 alcoholic groups हैं बेटा. 4 + 1 5. ये जो 4 हैं these are the secondary alcoholic groups, these 4 groups, and this is a primary alcoholic group. तो जो HNO3 होता है वो strong oxidizing agent होने की वजह से वो बेटा इस aldehyde को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और इस प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देता है. तो we get 2 acids in that particular case, like this CHO, CHOH whole 4 and reacting it with HNO3. so CHO की जगह क्या बन जाएगा? COOH, CHOH whole 4 and COOH. ठीक है, this I call it to be saccharic acid. This we call it to be saccharic acid.
and the sixth reaction and the last one is reaction with HI. HI के साथ रिएक्शन करने जा रहे हो. HI is basically a strong reducing agent. तो वो क्या करता है बेटा, सारे के सारे कार्बन एटम्स को क्या करता है, एल्डिहाइड को, अल्कोहल्स को, सबको रिड्यूस कर देता है टू अ स्ट्रेट चेन एल्केन, जिसमें आपको क्या मिल जाता है, एन हेक्सेन. अ स्ट्रेट चेन एल्केन इज बीइंग ऑब्टेन्ड व्हिच वी कॉल इट टू बी एन हेक्सेन. तो CHO CHOH whole 4 and CH2OH, reacting it with HI and we heat it. Reacting it with HI and we heat it, because of which we get a straight chain alkane, that is this thing, that we call it to be N-hexane. बोलो बेटा, आर वी क्लियर? पक्का? चलें आगे. ठीक है. सो दीज आर द ऑल द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड की सारी रिएक्शंस ऑफ द ग्लूकोज, सारी की सारी रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज है विद डिफरेंट कंपाउंड्स आपके सामने है. नाउ कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. सो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं. गिव द हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं. हेडिंग दे दो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ध्यान से देखेंगे एक बार. जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया ग्लूकोज का, उसको हम एलैबोरेटिव फॉर्म में देखेंगे कि क्या होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. सो कमिंग ओवर टू दैट ओनली, अगर मैं बना के दिखाना चाहूं तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा बेटा, यही पढ़ा बच्चा. सो देयर इज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, देयर आर 4 secondary alcoholic group and there is a primary alcoholic group. यही है. अब बेटा अगर आप देखो कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 6 तक, अगर सारे के सारे कार्बन्स को आप देखो तो हर किसी कार्बन पे, या कार्बन नंबर 2 से 5 अगर हम देखते हैं, 2, 3, 4, 5 सेकेंडरी अल्कोहल वाले जो है, उनमें सब में अगर आप चेक करो तो देयर इज 1 H एंड 1 OH ग्रुप. HOH लिख रहे हो ना आप, HOH का मतलब है कि उस कार्बन पे देयर इज 1 H एंड 1 OH ग्रुप दैट इज प्रेजेंट. अब पोजीशनिंग ऑफ H एंड OH ग्रुप इज बेसिकली बीइंग डिसाइडेड इन दिस. सो कहता है दैट, मान लो आपके पास क्या है, CHO 1 1 2 3 4 and CH2OH. बोलता है अगर लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन अगर आप चेक करो, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन क्या हुआ? एसिमेट्रिक कार्बन होता है बेटा जिसपे चारों ग्रुप्स डिफरेंट अटैच्ड होते हैं, तो दिस इज द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन. बोलता है अगर इस कार्बन पे चेक करो तो इफ OH group is to the right hand side of it and H group is to the left hand side of this, then this thing I call it to be the D configuration compound. I call this compound to be the D configuration compound. इसको हम नाम देते हैं D configuration compound का. ठीक है, किसको? जिसमें
On the lowest asymmetric carbon, if OH is to the right and H is to the left, I call it to be D configuration. अब ऊपर कैसे जाते हो? सेम, पहले ये सेम लिख दो and then reverse it. HOH and OH, H, this is D configuration. और इसी में अगर मैं बेटा L configuration दिखाना चाहूं तो I can show it like this. If on the lowest asymmetric carbon OH is to the right, left and H is to the right, OH is to the left and H is to the right, then we call it to be L configuration compound. We call that to be the L configuration compound, जिसमें अगर OH लेफ्ट पे है, H राइट पे है, तो I call it to be the L configuration compound. ऊपर सब चीज सेम रहती है बेटा, बस C5 कार्बन पे चेंज आता है और कहीं चेंज नहीं आता, ये सब सेम रहेगा. So it would be OHH, HOH and OHH. This we call it to be L configuration. More precisely, if I need to write the glucose, I write it to be like this. D plus glucose and L plus glucose. बात आती है सर D और L क्या है, डेक्स्ट्रो और लीवो? आंसर है नो. D और L हैव नो रिलेशन विद डेक्स्ट्रो और लीवो. डेक्स्ट्रो और लीवो होता था स्मॉल d एंड स्मॉल l के लिए. दिस D and L is for the configuration. मतलब on the lowest asymmetric carbon is OH to the right or on the lowest asymmetric carbon is OH to the left. उससे आप डिसाइड करोगे would it be D compound or would it be L compound. लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे OH राइट पे होगा तो D, अगर OH लेफ्ट पे होगा तो L कंपाउंड. एंड इट हैज नो रिलेशन विद डेक्स्ट्रो एंड लीवो. सो दिस इज फॉर द कॉन्फ़िगरेशन. एंड बेटा जो ये मैंने प्लस लिखा, दैट प्लस इज बेसिकली फॉर द डेक्स्ट्रो. तो ग्लूकोज इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड. तो आप देखोगे मैंने दोनों में D प्लस और L प्लस लिख के दिया, मैंने माइनस नहीं लिखा. अगर माइनस होता तो इट वुड हैव बीन अ लीवोरोटेटरी कंपाउंड. ग्लूकोज ओनली एग्जिस्ट इन D कॉन्फ़िगरेशन एंड ग्लूकोज इज अ प्लस कंपाउंड. कभी भी वो L में एग्जिस्ट नहीं करता, कभी भी वो माइनस नहीं होता. इट्स अ dextrorotatory and it's a D configuration compound. So every time whenever further we would be discussing glucose, we would be going by this, not by that. Glucose exists only in D configuration. Glucose is a dextrorotatory compound. D and L have no relation with dextro or levo. It is basically for the configuration. Plus and minus is for the dextro and levo. Are we clear? This is the open chain structure of glucose. जल्दी से go for this. Then I would be starting with the cyclic structure of glucose. Go for it. हाँ जी. So this is the structure of glucose. Open chain structure था. अब एक और चीज आती है बेटा हमारे पास, that is the cyclic structure of glucose. सबसे पहली बात आती है दैट व्हाई डिड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज केम इनटू एग्जिस्टेंस. जब हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का, तो व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर और व्हाई इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट इज द नीड फॉर दैट. तो बात आई दैट कि ग्लूकोज वाज हैविंग विद द CHO ग्रुप, तो ग्लूकोज शुड हैव शोन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ CHO ग्रुप. बट हमने क्या देखा दैट ग्लूकोज वाज नॉट एबल टू शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ CHO ग्रुप. वो सारी प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पा रहा था CHO ग्रुप की. सम ऑफ द प्रॉपर्टीज वर शोन, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज वर नॉट शोन. तो जब CHO ग्रुप है तो उसको सारी प्रॉपर्टीज शो करनी चाहिए. बिकॉज ऑफ दैट वी केम ओवर टू द कंक्लूजन दैट इट कुड बी पॉसिबल that this open chain structure of glucose may be existing in with equilibrium with some closed chain structure as well. ये ओपन चेन स्ट्रक्चर क्लोज चेन स्ट्रक्चर के साथ भी
इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा होगा. बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन वी केम ओवर टू द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. सो गिव द हेडिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. बेटा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात तो आपसे ये पूछ लेता है दैट व्हाई द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज केम इनटू एग्जिस्टेंस. पहली चीज, या enumerate the reactions which cannot be explained by its open chain structure because of which we came over to the cyclic structure. ये बात आपसे पूछ लेता है, बहुत कॉमन बात है. लिखो कौन सी रिएक्शंस ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज शो नहीं कर पाया था. राइट डाउन. फर्स्ट इज it does not give 2,4 DNP टेस्ट. ओपन चेन जो नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से क्लोज चेन आया था. इट डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट. इट डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट. पहली चीज. नेक्स्ट लिखो. सेकेंड, it does not give shifts test. SCHIFFS shifts test. It does not give 2,4 DNP test. Second, it does not give shift test. Third, SCHIFFS shifts test. Third, it does not form addition product with sodium bisulfite. Addition product with sodium bisulfite NaSO3H. Sodium bisulfite is NaSO3H. And lastly beta, addition product of acetic anhydride of glucose does not react with hydroxylamine. Of glucose does not react with hydroxylamine. Addition product of acetic anhydride of glucose does not react with hydroxylamine. ये चार रिएक्शंस थी बेटा जो ग्लूकोज को शो करनी चाहिए थी, since it was having with the aldehydic group to it, but glucose was not able to show the reactions, because of which we came over to the cyclic structure of glucose. Now coming over to the cyclic structure, होता क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या होती है चीज पूरी, वो ध्यान से देखोगे अब अच्छे से. सबसे पहले हमारे पास बात स्टार्ट होती है, हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था वो ये पढ़ा था बेटा. यही पढ़ा था बेटा हम लोगों ने स्ट्रक्चर. अगर मैं इसको D+ वाली फॉर्म में दिखाता हूं तो आई वुड बी शोइंग इट लाइक दिस. यही पढ़ा था बेटा D+ ग्लूकोज. तो बोलता है ये जो C डबल बॉन्ड पार्ट ऑफ ग्लूकोज है, एल्डिहाइड है, दैट ब्रेक्स द बॉन्ड विद COH ग्रुप ऑफ द C5 कार्बन. ये बॉन्ड इसके साथ ब्रेक होती है लाइक दिस बेटा. बिकॉज ऑफ विच इस कार्बन पे अब दो चीजें हो जाती है आपके पास. क्या? एक H
और एक बेटा OH, दिस थिंग, हाँ या ना? एंड कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 बोथ आर बीइंग अटैच्ड टू वन अनदर थ्रू ऑक्सीजन एटम. कैन आई शो दैट? ध्यान से देखोगे, अगर नहीं क्लियर हुआ तो पूछोगे. कैन आई शो इट लाइक दिस? अभी मैंने 1 और 5 को बस ज्वाइन किया बेटा, इसको और इसको थ्रू एन ऑक्सीजन एटम, और कुछ नहीं किया मैंने अभी. इतनी बात क्लियर है तो मैं आगे चलूंगा. पक्का? अब जो जैसे हैं ग्रुप्स उसको वैसे का वैसा दिखा दो. CH2OH नीचे था, एज इट इज दिखा दो. H OH H H OH OH नहीं, हाँ OH H. अब बोलते हैं C1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो डिसाइड करता है. साइक्लिक स्ट्रक्चर भी दो टाइप का होता है. एक होता है अल्फा ग्लूकोज, दूसरा होता है बीटा ग्लूकोज. बोलता है C1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज पे साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर OH राइट पे होता है और H लेफ्ट पे होता है तो दैट इज अल्फा D प्लस ग्लूकोज. C1 कार्बन पे OH to the right and H to the left, it is alpha D plus glucose. C1 कार्बन पे जो हमने पीछे पढ़ा था वो C5 कार्बन की बात पढ़ी थी जब D और L पढ़ रहे थे. अब D तो है ही है, हमें पता है. अब D में भी दो टाइप का हो सकता है, अल्फा D हो सकता है या बीटा D हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ C1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज पे OH की पोजीशन पे. कॉपी करने की कोशिश मत करना, नहीं समझ में आए प्लीज पूछ लो. C1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज पे अगर OH लेफ्ट पे होता है और H राइट पे होता है, दिस आई कॉल इट टू बी बीटा D प्लस ग्लूकोज ऑन द C1 कार्बन. These two forms of glucose I call it to be alpha, and beta form of glucose I call it to be anomers. Anomers are basically the isomers only beta, which differs in the positioning of OH group on C1 carbon of glucose. दोनों के दोनों एक दूसरे के आइसोमर ही तो हैं, फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है? पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन C1 कार्बन. If on C1 carbon OH is to right, alpha. If on C1 carbon OH is to left, beta. These two are called as anomers. Anomers of glucose. Are we clear? ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फिशर प्रोजेक्शंस. ये जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ठीक है? इधर एवरीवन नाउ. क्लोज्ड रिंग में साइकिल में देखो कितने कार्बन है और क्या क्या आइटम्स है. 1 2 3 4 5 कार्बन एंड 1 6 आइटम्स ही दिख रहे हैं रिंग के अंदर. आई वुड बी ड्रॉइंग अनदर स्ट्रक्चर ऑफ इट. C1, C2, C3, C4, C5 with oxygen. C1, C2, C3, C4, C5 with पक्का से. अब जो चीजें उस पे प्रेजेंट हैं, हम ये लाइंस दिखाते हैं ऐसे. जो भी चीज राइट हैंड साइड पे है दैट वुड बी शोन ऑन द लोअर हाफ, एंड जो चीज लेफ्ट हैंड साइड पे है वो ऊपर दिखाई जाएगी. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, कैन आई शो इट लाइक दिस? OH H
OH H H OH OH H, और ये CH2OH would always be on the top. CH2OH and H. Can we show it like this? जो चीज राइट पे है वो नीचे, जो चीज लेफ्ट पे है वो, दिस इज ऑल्सो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बेटा, बट ये अलग टाइप की प्रोजेक्शन हो गई बस. बीटा बना लेते हैं. बीटा में क्या होगा, बस C1 कार्बन पे डिफरेंस आ जाएगा. C1 कार्बन पे OH ऊपर, H नीचे, और सब सेम. दिस इज बीटा D प्लस ग्लूकोज. Am I clear with these? इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं बेटा Horvath projections. Also known as, these structures are also known as pyranose structure of glucose. Also known as pyranose structure of glucose. This alpha and beta structure of glucose are also known as pyranose structure of glucose. Are we clear? अच्छे से. कोई भी स्ट्रक्चर में कुछ भी चीज क्लियर ना हुई हो, प्लीज क्लियर इट ऑफ. While writing it down, कुछ नहीं समझ में आ रहा, मल्टीपल टाइम्स मेरे से पूछो, बट कॉपी मत करना ऐसे ब्लाइंडली. ठीक है? जब ये लिख लो तो मुझे बताना. आई वुड बी गिविंग यू द डेफिनेशन फॉर एनोमर्स. एट टाइम्स दे आस्क व्हाट आर एनोमर्स. अल्फा समझ में आया? तो अल्फा और बीटा में डिफरेंस क्या है? C1 कार्बन पे H और OH का डिफरेंस है बस. यहाँ पे OHH है, यहाँ पे OHH की पोजीशन चेंज हो गई, बस. सब चीज सेम है. OH राइट पे होएगा C1 के तो अल्फा, OH लेफ्ट पे होएगा C1 के तो बीटा. ठीक है? गो फॉर इट फास्ट, जल्दी से. चलो लिखो एनोमर्स क्या है जल्दी से. राइट डाउन एनोमर्स. Anomers are isomers. Anomers are isomers. Anomers are isomers which differs in the positioning of OH group, which differs in the positioning of OH group on C1 carbon of glucose. Which differs in the positioning of OH group on C1 carbon of glucose. If on C1 carbon OH is to right, if on C1 carbon OH is to right, then it is alpha glucose. And if OH is to left, then it is beta glucose. If OH is to left, then it is beta glucose. अब मुझे एक चीज बताओ, जो ये अल्फा और बीटा फॉर्म हमने दो पढ़ी, कैन वी कॉल देम टू बी स्टीरियो आइसोमर्स?
If yes, why? If no, why? Can we call them to be stereo isomers? Yes or no? हाँ, स्टीरियो आइसोमर्स बोल सकता हूँ इन दोनों को, अल्फा बीटा को। हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों क्यों बोल सकता हूँ स्टीरियो आइसोमर्स? जल्दी से। इफ यस देन व्हाई? बोल सकते हैं? हाँ होता है या ना होता है? पता नहीं तो कुछ नहीं होता। हाँ जी, क्या होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स? क्या होते हैं वो? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को जो डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं उनको हम नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। इसका मतलब if one of them is rotating it towards right and the other one is rotating it towards left, then they are called as stereoisomers. क्या यहाँ पे ऐसा है? बेटा अल्फा और बीटा तो दोनों प्लस वाले हैं, दोनों ही प्लस वाले हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि वो अल्फा है या बीटा है, दोनों ही प्लस है, तो we cannot call them to be stereoisomers. We cannot call them to be, क्यों? क्यों नहीं बोल सकते? Because both of them are rotating the plane of polarized light towards right, because both of them are plus, none of them is minus. बट हाँ, अगर मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करूंगा, जो कि मैंने अभी फ्रक्टोज पढ़ा नहीं, जब फ्रक्टोज की बात करूंगा दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट दोनों प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं, तो यस, that too I can call them to be stereoisomers because they do rotate the plane of polarized light towards either direction, different direction. One of them is rotating it towards right and the other one is rotating it towards left. ठीक है, पक्का? So with this the glucose content is being finished. इसके बाद मेन चंक हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज था, इसके बाद दो हम लोगों को फ्रक्टोज भी पढ़ना है, बट फ्रक्टोज का बस स्ट्रक्चर पढ़ना है, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं, कुछ नहीं, एंड फिर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और मेन चैप्टर का हाफ ऑफ द पार्ट इज कार्बोहाइड्रेट एंड द अदर हाफ इज प्रोटीन, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको रिवाइज करके तब बात करते हैं फर्दर आगे।